नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। एक बार मुख्यमंत्री ने कहा था कि मिलावटखोरों को फांसी की सजा होनी चाहिए, यानी मिलावट को बेहद गंभीर अपराध माना था। लेकिन क्या सच में मिलावट को इतनी गंभीरता से लिया जाता है? आंकड़े इसकी गवाही नहीं देते। आंकड़े बताते हैं कि बीते 5 सालों में लगभग 60,000 के आसपास सैंपल लिए गए। इनमें से 1,000 के आसपास फूड सैंपल ऐसे हैं जिनके बाद कहा जा सकता है कि वो पूरे तरीके से असुरक्षित हैं, जान के लिए खतरा भी है। लेकिन सवाल यह कि इन 1,000 पर कार्रवाई क्या की गई, कितनी सजा दी गई, कितनों को सलाखों में डाला गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आज भी हमारे बीच में और हमारी जिंदगी से खेल रहे हैं? सवाल यह भी कि हर महीने फूड सेफ्टी ऑफिसर को 10 सैंपल लेने होते हैं, क्या वो लिए जाते हैं? सवाल यह भी है कि त्योहारी सीजन में जो सैंपल लिए जाते हैं और जिनको जांच के लिए भेजा जाता है, क्या उनकी रिपोर्ट त्योहार से पहले आती है या फिर 2-3 महीने उनकी रिपोर्ट आने में लग जाता है? आज बात इसी मुद्दे पर कि क्या फिर से यह दिवाली होगी मिलावट वाली या फिर उम्मीद करें कि दिवाली होगी सेहत वाली। आज हम आपको ग्राफिक्स के जरिए लगातार बताते रहेंगे कि कैसे आप घर बैठे ही मिलावट की पहचान कर सकते हैं, साथ ही कैसे आपको भी सतर्क रहने की जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ बेहद खास पैनल मौजूद है जिनसे जानेंगे कि मिलावट के खिलाफ अभियान, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान क्या सिर्फ दिखावा या फिर आज भी हमारे पास ऐसा सिस्टम नहीं जो तत्काल जांच करे, दोषी हो तो तत्काल सजा हो और दुकान हो या कंपनी हो मान्यता को हमेशा के लिए रद्द किया जाए। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खाद्य निरीक्षक सुशील चोटवानी जी, खाद्य विश्लेषक कैलाश चंद शर्मा जी और एसएमएस अस्पताल के जनरल सर्जन डॉक्टर गिरीश चौहान जी। शुरुआत चोटवानी जी आपके साथ में करना चाहूंगा, क्या वाकई में ऐसा लगता है कि त्योहारी सीजन आते ही ये खबरें सुनने को मिलती है कि यहां से सैंपल लिया, वहां से सैंपल लिया, इतना माल यहां फेंक दिया गया, इतना माल वहां फेंक दिया गया? ये क्यों नहीं सुनने को मिलता कि इतनों को सलाखों में डाल दिया गया और उनकी दुकान को हमेशा के लिए सीज कर दिया गया? देखिए विजेंद्र जी, मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारा जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 है, उसके अंदर जो प्रक्रिया निर्धारित है, हम सैंपलिंग करते हैं, उसके बाद रिपोर्ट आती है और जो रिपोर्ट आती है उसके आधार पर हम उसको न्यायिक प्रक्रिया में उसका मुकदमा दर्ज करवाते हैं। जी सर, अब न्याय प्रक्रिया के द्वारा और ये भी बता दीजिए कि फूड सेफ्टी ऑफिसर राजस्थान में कितने हैं, कितनी की जरूरत है और कितनी वैकेंसीज रिक्त पद पड़े हुए हैं इस वक्त? पता तो चले कि किन के भरोसे राजस्थान है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, जहाँ गत 2 साल में हमारे यहाँ लैब्स की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी है। इस समय हम 6 लैब पहले कार्यरत थी, अब 11 लैब कार्य कर रही हैं और लगातार NABL इनकी मान्यता भी हुई है। हमारे जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री हैं रघु शर्मा साहब, उन्होंने अथक प्रयासों द्वारा सभी लैबों को NABL करवाया है और अभी जितने भी सैंपल हैं वो समय पर जांच हो जाते हैं। 14 दिन का समय रहता है, रिपोर्ट टाइम पर आती है। ये जरूर है कि लैब की संख्या कम थी तब कार्यभार अधिक होने से समय लगता था, लेकिन अभी जो लैब की रिपोर्ट है समय पर आ जाती है। जी सुनील चोटवानी जी, एक उदाहरण के साथ समझाना चाहूंगा सर। 26 तारीख आज, मानिए कि आज सैंपल किसी का लिया और जांच के लिए भेजा गया। दिवाली है 4 तारीख की, बीच में दिन बचते हैं 8, 14 दिन में सैंपल की रिपोर्ट आएगी सर। तब तक तो उसके पास जो सामान होगा वो बेच देगा, पब्लिक के बीच में जितना सामान जाना होगा चला जाएगा। जब सांप ही निकल जाएगा तो फिर लाठी पीटने से फायदा क्या होगा? नहीं, देखिए आम लोगों में भी एक धारणा होती है, मैं इसको स्पष्ट करना चाहूंगा जी। जब फूड सेफ्टी ऑफिसर कहीं कार्य करता है तो जैसे मावा है, पनीर है, मिठाइयां हैं, मतलब जो पेरिशेबल आइटम है, वो अगर मौके पे संदिग्ध मिलता है, जैसे आज हम लोग चल प्रयोगशाला भी साथ लेके चलते हैं जी, तो अगर उसमें सब स्टैंडर्ड या किसी प्रकार की मिलावट पाए जाने पर या दूषित होने पे, खराब हो चुका होता है, तो हम मौके पर ही उसे नष्ट करवा देते हैं जी। और इस प्रकार जैसे मसाले हैं या घी जी,
ठीक है, वापस मैं आपके पास आऊंगा। थोड़ी सी हो सकता है कि समस्या हो रही हो, लेकिन कैलाश चंद जी, सर मान लिया कि किसी के पास आप 50 क्विंटल पनीर या मावा मिला, आपने फेंक दिया क्योंकि वो खराब मिला, अगले दिन वो फिर लेकर आ जाएगा, उससे अगले दिन फिर लेकर आ जाएगा। जब तक वो आदमी सलाखों के पीछे नहीं होगा, गारंटी कैसे होगी कि वो सैंपल पब्लिक के बीच में मिठाई गलत नहीं बेचेगा, वो पब्लिक के बीच में मिलावट नहीं करेगा? क्योंकि नीयत में खोट है सर। देखिए, मिलावट को रोकने के लिए सबसे पहले उपभोक्ता को स्वयं को जागरूक होना पड़ेगा। अपनी आंखें, कान, नाक सब खुले रखने पड़ेंगे, तभी मिलावट की रोकथाम की जा सकती है। सिर्फ सरकार के या किसी स्वयंसेवी संस्था के भरोसे रह के मिलावट पे अंकुश नहीं पाया जा सकता। जब तक उपभोक्ता स्वयं जागरूक नहीं होगा, वो अपने खाने पीने की चीज़ों के लिए जब तक अच्छी तरह से देखभाल के और अच्छी तरह से जांच परख के जब तक खरीदेगा नहीं, तब तक मिलावट को रोकना नहीं। आप क्या कहना चाह रहे हैं सर कि वो मोबाइल ऐप साथ लेकर चले? नहीं, मोबाइल ऐप साथ लेके नहीं चले सर, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि अपन नीचे से ही शुरू करें कि खुली चीज़ें न खरीदें। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो खुली होती हैं, तो पैक्ट के अंदर होती है, एग मार्क होती हैं, हॉल मार्क होती हैं, जिनमें गवर्नमेंट द्वारा एक आशा की जाती है उनसे कि बहुत अच्छी अपने को चीज़ मिलेगी। खुली चीज़ें होती हैं सर, ज़्यादातर लोग गरीब होते हैं जी, उनको पता है पैकेट के अंदर का सामान लेंगे तो महंगा मिलेगा जी, खुला लेंगे तो सस्ता मिलेगा, वो कहाँ पैकेट के चक्कर में पड़ते हैं? नहीं सर, पर देखो, उपभोक्ता को स्वयं जागरूक होना पहला कदम है मिलावट को रोकने के लिए जी। मिलावटियों को क्या सज़ा देनी है, उसमें कितनी मिलावट है, ये तो सब डिपार्टमेंट तय करते हैं या उनके मानक तय करते हैं, फिर सरकार में इसमें आगे प्रावधान है। लेकिन व्यक्ति जो उपभोक्ता है वो स्वयं अपने स्तर पे निर्णय लेके जितना कुछ कर सकता है उसको करना चाहिए जी। एक नियम आया था बाकायदा कि हर दुकान में जो भी सामान बेचा जा रहा है जी, उसकी एक्सपायरी डेट लिखी जाएगी, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी जाएगी, उसका प्राइस लिखा जाएगा। 10-15 दिन तो नजर आया, आज ज्यादातर दुकानों पर चले जाइए नजर ही नहीं आता है जी। ये सर देखने में आ रहा है, सरकार बहुत तेजी से इस बारे में काम भी कर रही है, लेकिन जिस तेज़ी से होना चाहिए उस तेज़ी से नहीं हो रहा। आज जितनी भी खाद्य आइटम बेचने वाली जितनी भी दुकानें हैं, उन सब के लिए FSSAI ने प्रमाणीकरण व्यवस्था लागू कर रखी है, लेकिन हम खुद देख सकते हैं कि जिस हिसाब से तेज़ी से आज सड़क पे मान लो छोटी दुकानें हैं, उनमें कचौरी समोसा तक की, उनके अंदर तक सरकार ने लागू कर रखा है कि खाद्य सर्टिफिकेट होना जरूरी है, नियमों का पालन होना जरूरी है, जो निर्धारित मानक हैं FSSAI का उनका पालन होना जरूरी है। लेकिन जो अभाव है, जानकारी के अभाव में इन चीज़ों का पूरी तरह से पालन नहीं हो रहा। नहीं, सारी जिम्मेदारी जानकारी के अभाव पर डाल दें सर। नहीं, जानकारी सेफ्टी ऑफिसर कितने होने चाहिए राजस्थान में और कितने इस वक्त हैं? ये तो देखो सरकार को देखना पड़ेगा, और ये सरकार के लेवल का काम है। इसी पर तो बहुत सी चीजें निर्भर करती है। अगर सजा नहीं मिलेगी तो कैसे काम चलेगा? ये तो फूड सेफ्टी ट्रिब्यूनल के चेयरमैन है या नहीं है, कितने मामले वहां पेंडिंग चल रहे हैं, ये तमाम चीजें हैं जो इन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। एक गरीब आदमी मिठाई लेने जा रहा है, वो थोड़ी ना सैंपल के लिए सब चीजें साथ लेकर जाएगा। डॉक्टर गिरीश चौहान जी, सर जैसे जैसे त्योहारी सीजन आता है, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को यही बताइए कि किस तरीके के केसेस बढ़ते हैं अस्पतालों में, फूड पॉइजनिंग के बढ़ते हैं या फिर मिलावट का सामान खाने से जो बीमारियां होती हैं उसके केस बढ़ते हैं, और शरीर में कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं मिलावटी खाना खाने से? मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो मिलावटी सामान है, ये या तो शायद मिलावट करने वाले भी नहीं समझते और लोग भी नहीं समझते, ये एक्चुअली में जहर है जी। और आप किसी को जहर दे रहे हो तो ये मान के चलें आप उसकी हत्या कर रहे हैं। तो इन लोगों पे तो जैसा कि अपने माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि कड़ी से कड़ी मतलब इनको सज़ा होनी चाहिए और तुरंत होनी चाहिए। जैसे कि बलात्कार केस में 15 दिन में सज़ा होनी चाहिए। जब तक इन लोगों में डर नहीं बैठेगा ये मिलावट करना बंद नहीं करेंगे। और रही बात इनके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं, वो तो इमीडिएटली जो अपन कुछ भी मिलावटी चीज़ खाते हैं, चाहे मावा हो, पनीर हो, या ये जो रंग बिरंगी मिठाइयाँ होती हैं और भी जो मिर्च मसाले हैं, इनका इमीडिएट साइड इफ़ेक्ट तो फूड पॉइजनिंग ही है। जब आपको अगले दिन ही आपको पता पड़ता है कि हाँ फूड पॉइजनिंग हो गई, डायरिया हो गया, डिसेंट्री होगी, लेकिन यहाँ तक भी आदमी को क्या है, प्रैक्टिस हो गई, चलो ये तो हो गया, कोई बात नहीं। जो चीज़ लोगों को नहीं पता, जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि ये इतने ज़्यादा जहरीली चीज़ें होती हैं इनमें कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट इनका होता है कि सारा काम लीवर से होता है। तो ये आपका लीवर डैमेज कर सकती हैं, आपकी किडनी डैमेज कर सकती हैं, और इनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पेस्टिसाइड वगैरह मिलाते हैं इनमें, ये जो लॉन्ग टर्म के अंदर आपके शरीर में कार्सिनोजेनिक होती हैं, कैंसर बना सकती हैं। तो मेरी तो यही आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप इसको इतना करें कि ये इतनी सज़ा मिले कि आदमी को कुछ मिलाने में डर लगे।
नहीं, सीधी फांसी की सजा होनी चाहिए हाँ सर। बिल्कुल होनी चाहिए। मैंने ये तो बोला ना जिंदगी आपको से कि ये खिलवाड़ है जहर है। साफ। अगर आप किसी को जहर दे रहे हो तो आप उसकी हत्या कर रहे हो, मर्डर कर रहे हो, तो मर्डर का केस होना वो चाहिए। इरादतन है सर, हाँ, ऐसा नहीं है कि अनजान में हो रहा बिल्कुल, आप है, जानबूझ के- इरादतन है, उसको पता है कि ये जहर बेच रहा है और फिर बेचता है बिल्कुल। उसको। और ये जब तक नहीं होगा, जब तक आप 3 जनों को सजा नहीं दोगे, जब तक 10 लोग नहीं डरेंगे। जी। सबको पता है कुछ नहीं होता, रोज सैंपल लेते हैं, चले जाते हैं, हर दिवाली हर त्योहार पे जब तक सैंपल की रिपोर्ट आएगी तब तक त्योहार निकल जाएगा, बाद में फिर होता अभी रहेगा शादियां जो आएंगी, होना अब है। शादियों में भी यही होगा, आप देख लेना। जी। तो मेरा सुशील चोटवानी जी, सर जब कोई सैंपल लिया जाता है, और मान लेता हूं, हालांकि मुझे याद नहीं है कि किसको कितनी कठोर सजा हुई होगी, आपके सहन में कोई हो, आप मुझे बताइए कि आज तक के इतिहास में किसी ने इस तरीके का जहर पब्लिक के बीच में डाला हो, मैं जहर ही कह रहा हूं सर, उसके खिलाफ मामला बनाए और उसको कठोरतम कितनी सजा आज तक हुई है, या कितनी सजा का प्रावधान इस वक्त है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये जानकारी समाचार पत्रों में बहुत कम प्रकाशित हो पाती है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके मंच से आम जनता को भी बताना चाहूँगा जी। कि पीएफए एक्ट जो पूर्व में कार्यरत था, उसमें काफ़ी केस ऐसे हैं जिनमें सजा हुई है, और अभी रिसेंटली एफएसएसए एक्ट में भी कुछ जिलों में सजा हुई है अभियुक्तों को जिन्होंने मिलावट की थी। और अभी जो प्रावधान है सर, उसमें कितनी अलग सजा? अलग कैटेगरी में मैं यही जानना 6 चाह रहा माह हूं, से कितनी लेकर सजा, 2 आजीवन महीने की, कारावास 3 महीने की, 4 महीने की, 2 साल, 4 साल, कितनी सजा सर, अधिकतम कितनी सजा हो सकती है? देखिए, मैं इस पर ज्यादा से, हाँ, तो अधिकतम आजीवन कारावास तक का प्रावधान है जी। और आजीवन आज ग्रेविटी तक किसी को देखी हुआ है जाती सर? और उस आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा सजा दी जाती है। हाँ जी, आजीवन कारावास आज तक किसी को हुआ है सर? क्या कह रहे हैं विजेंद्र जी? नहीं, ऐसा कोई मामला मेरे तो अभी नॉलेज में नहीं है आजीवन कारावास हो। बाकी 2 साल 3 साल तक की सजाएं अभी हमारे केसेस में सुनाई गई हैं माननीय न्यायालय द्वारा। और वो भी गैर जमानती तो होगा नहीं सर, जमानत पे या फिर वैसे पेरोल पे बाहर आता रहा होगा, सही कह रहा हूं सर? और दुकान पीछे से चल भी रही होगी। देखिए, अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अभी विधानसभा में विधेयक पास किया है, जिसमें अब इन अपराधों में गैर जमानती किया गया है, जिसमें जमानत नहीं होगी और सीधे जेल का प्रावधान किया गया है। सर एक और सवाल जो मैंने आपसे पहले किया था, शायद वो छूट गया। सवाल यह कि इस वक्त 51 फूड सेफ्टी ऑफिसर राजस्थान में काम करें, अगर मेरा आंकड़ा गलत नहीं तो सर कितने की जरूरत है? क्योंकि 7.5 करोड़ के आसपास की आबादी है राजस्थान की। आपको लग रहा है 51 काफी है, या इनकी संख्या कितनी और कितने रिक्त पद इस वक्त चल रहे हैं? देखिए, इस और हमारे राज्य सरकार बिल्कुल बहुत गंभीर है, और अभी 98 पदों पर लिखित परीक्षा आरपीएससी द्वारा ली गई है जी। और इंटरव्यू की डेट भी डिक्लेयर हो चुकी है। बहुत जल्दी इंटरव्यू होके और 98 फूड सेफ्टी ऑफिसर राजस्थान को मिलने। सर ये तो 4 महीने पुरानी बात है, 4 महीने में इंटरव्यू नहीं हो पाए? चलिए वापस मैं आपके साथ जोड़ूंगा सर, थोड़ी सा इशू है, लेकिन कैलाश शर्मा जी, सर देखिए कुछ फैक्ट्रीज होती हैं जिनका नाम बहुत बड़ा होता है, और जब उन नाम पर सवाल खड़ा होता है तो फिर सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है कि जब इतनी बड़ी कंपनियां उन स्टैंडर्ड्स को सही तरीके से पब्लिक के बीच में नहीं ला पा रही, तो फिर दुकानों के अंदर जो, या कहें कि गलियों के अंदर जो दुकानों के अंदर बिक रहा है, उनको तो मॉनिटर करने वाला कौन होगा, राम ही जाने। किस तरीके के एक्सपेरिमेंट होते हैं या किस तरीके के प्रयोग वहां होते हैं कि कम से कम जनता के बीच में सही सामान जाए, और क्या जांचें होती हैं सही मायने में? जी देखिए, जैसे जो फैक्ट्रीज होती हैं जो खाद्य पदार्थों का उत्पादन करती हैं, उनको आवश्यक होता है कि अपना फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए भारत सरकार के जो संस्थान हैं, जैसे कृषि एवं विपणन निदेशालय भारत सरकार की तरफ से एक एगमार्क प्रमाणीकरण संस्था है जो कृषि उत्पादों को प्रमाणीकरण चिन्ह देती हैं। उसके लिए वो केमिस्ट इंचार्जों को ट्रेनिंग देती हैं और उन मानकों का पालन करवाने के लिए उनकी नियुक्ति की जाती है जी। जैसे आटा, बेसन, मैदा, सूजी, दलिया ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनकी की लेबोरेटरी के अंदर नियमित रूप से लोट वाइज लोट जांच की जाती है। इनमें निर्धारित एफएसएसआई के मानक जैसे नमी, उसमें ऐश भस्म परीक्षण होता है,
इनसोल्युबल एश, टोटल एश, ग्लूटिन इत्यादि चीज़ों का जांच की जाती है और जांच के मानकों पे खरा उतरने के बाद में ही उनकी पैकिंग की जाती है। सर आप तो राम राज्य वाली बात कर रहे हैं, यानी कि जो लिखा हुआ है उसकी बात करें। हम कलयुग में जी रहे हैं सर। जी नहीं, ऐसा नहीं है। तरीके से दिवाली पर सब सस्ते हैं, हर दिन थोड़ी ना सस्ते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। बाहर से जांच करने आता होगा तो सारे स्टैंडर्ड के हिसाब से काम होता होगा। नॉर्मल फैक्ट्री में थोड़ी ना वैसे काम होता है। सरकार के द्वारा जो नियुक्त किए गए अधिकारी हैं वो समय समय पर बाजार के अंदर अभियान के अलावा भी नियमित रूप से सैंपल लेके और अपनी लेबोरेटरी के अंदर जांच करते हैं जी। और जांच के अंदर मानकों के अनुरूप पाए जाने पर उनको प्रमाण पत्र दिया जाता है जांच का, और नहीं पाए जाने पर उनके खिलाफ जो भी विभागीय कार्रवाई होती है, जो उनकी कार्रवाई निर्धारित होती है, वो की जाती है। कोई एक फैक्ट्री राजस्थान की बताइए जो पकड़ी गई और उसको सीज कर दिया गया हो हमेशा के सर लिए? ऐसा बहुत बार में देखने को आता है, जिनके अंदर जैसे अभी हाल ही में VKI के अंदर घी के पिछले साल मामला काफ़ी उठा था जिसमें घी के अंदर मिलावट की गई थी। अभी चोमू के पास में जैसे मावा नकली वगैरह बनता है तो उनके अंदर फूड सेफ्टी ऑफिसर जाते हैं, सीज करके आते हैं, काम बंद हो जाता है, पुलिस FIR होती है, गिरफ्तारी होती है और बहुत हद तक इस चीज़ पे शुरू हो जाता है। बहुत हद तक इस चीज़ पे काबू भी पाया जाता है। बाकी कह रहे हैं कि मिलावट काफी कम हो गई है, पहले से बहुत फर्क पड़ा है, उपभोक्ता भी जागरूक हुआ है, उपभोक्ता संस्थाएं भी इस बारे में आगे आई हैं। भारत सरकार के अलावा बहुत सी ऐसी, जैसे जयपुर में भी बहुत सी ऐसी संस्थाएं जो उपभोक्ताओं का जागरूक करने का काम कर रही हैं और समय समय पर सर वो अल्टरनेट की तरफ चला गया, ड्राई फ्रूट्स की तरफ चला गया है, वो कुकीज की तरफ चला गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो मिलावट थी वो कम हो गई है। देखिए डॉक्टर गिरीश चौहान जी, बीते सालों के मुकाबले पेशेंट ज्यादा आते हैं त्योहारी सीजन में या कम आते हैं? क्योंकि इससे पता चलेगा कम से कम कि मिलावट कम हुई या ज्यादा हुई। नहीं, त्योहारी सीजन है या शादी ब्याहों का सीजन है, इसमें हमेशा मरीज बढ़ जाते हैं, है ना। और ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि मिलावट मेरे हिसाब से तो बिल्कुल कम नहीं हुई है, क्योंकि लालच कम थोड़ी ना, लालच बिल्कुल कम नहीं हुआ। क्योंकि अभी अपनी जो बात हुई कि जब तक डर नहीं होगा, आज आप पकड़ते हो, 14 दिन बाद रिपोर्ट आती है, वो दुकान तो खुली रहती है, आप सही कह रहे हो। वो सामान, चलो वो आपने सामान आज के दिन का सामान नष्ट कर दिया, पर अगले दिन तो नया सामान आ गया। काम बिल्कुल बंद नहीं होता, ना हो रहा है मेरे हिसाब से। वही मिठाइयाँ हैं, वही मावा है, वही दुकानें हैं। आज तक मैंने भी कोई दुकान बंद होते हुए नहीं देखी कि दुकान बंद हो जाए जी। तो इसमें सख्ती होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। मरीज हमेशा बढ़ते हैं और मैंने आपको बताया ना कि ये शॉर्ट टर्म में मत सोचो आप। अच्छा, मैं क्योंकि बहुत से लोगों से बात करता हूं इस मुद्दे पर, वो कहते हैं कि साहब ऐसा ही क्यों है कि त्योहारी सीजन में अचानक से एक्टिव हो जाते हैं, अचानक से सैंपल लेने लगते हैं, फिर जांच आती नहीं है, जांच आ जाती है, रिपोर्ट क्या है कोई नहीं जानता, उस रिपोर्ट के आधार पर चालान कितनों के पेश किए गए कोई नहीं जानता। तो वो सवाल बेसिकली उस पूरे सिस्टम पर खड़ा करते हैं, तो सैंपल लिया क्यों गया था? बात बिल्कुल सही है आपकी कि त्योहारी सीजन नहीं, ये ऐसा होना चाहिए कि त्योहारी सीजन में तो लोग डरें मिलावट करने से, उससे पहले ही इतनी सख्ती होनी चाहिए कि त्योहारी सीजन में तो आदमी को लगे कि अब अगर हुआ तो जो भी धंधा चल रहा है वो भी बंद हो जाएगा। जब तक इतना डर नहीं होगा, जब तक मिलावटखोरों को, धनतेरस की तैयारी तो नहीं हो रही होती है सैंपल के जरिए। अब इसको कहना मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि मैं एज ए डॉक्टर होती हैं सर। देखिए मैं पब्लिक डोमेन में हूं, तो मुझे लगता है कि सारी बातें होती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हर कोई करता होगा, क्योंकि जांच होती भी है, पकड़े भी जाते हैं, सैंपल फेंके भी जाते हैं, लेकिन पब्लिक डोमेन में जो बातें होती हैं उसका मैं जिक्र कर रहा हूं। हाँ, मैं आपकी बात सहमत हूं, पर इन बातों पे तो मुझे लगता है कि मैं मेडिकल से रिलेटेड बात कर सकता हूं इस मामले में। पर हाँ, जो आप कह रहे हो, एक आम जनता होने के नाते मैं भी सुनता हूं, ये सब बातें तो होती है। प्रेशर बढ़ जाता होगा, ये सब बात, ड्यूटी आवर्स बढ़ जाते होंगे त्योहारी सीजन में डॉक्टर्स के लिए। हाँ, हमारे तो खैर और भी कारण होते हैं, खाली ये नहीं, और भी कारणों से त्योहारी सीजन में या कोई आता है तो हमारे तो ड्यूटी आवर्स वैसे ही बढ़ जाते हैं जी। ठीक है, सुशील चोटवानी जी, मैं इस पूरे सिस्टम को समझना चाहूंगा सर, क्योंकि मैं पढ़ रहा था, बाकायदा रूल रेगुलेशन को पढ़ रहा था। हर एक FSA को हर महीने 10 सैंपल कम से कम लेने होते हैं, अगर मैं गलत नहीं तो, और वो रैंडम लेता होगा सर। मैं मानकर भी चल रहा हूं कि उनमें से अगर एक भी गलत तरीके का सैंपल होता होगा तो वो दुकान बंद होती होगी, उस आदमी के खिलाफ चालान पेश होता होगा, उस सलाखों में जाता होगा। लेकिन मुझे ऐसा कभी दिखाई क्यों नहीं देता है सर? देखिए, जो एक्ट के प्रावधान हैं उनके अंतर्गत ही कार्य किया जाता है, और उसके अकॉर्डिंग जो न्यायिक प्रक्रिया में जो सजा जुर्माना होता है या उसकी दुकान बंद करने के ऑर्डर होते हैं, लाइसेंस कैंसिल करने के ऑर्डर होते हैं, वो न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत ही हो सकता है। सर, न्यायिक प्रक्रिया का मतलब मुझे जरा समझाइए। क्या आप ये कह रहे हैं कि फूड सेफ्टी ट्रिब्यूनल के अंदर उनकी सुनवाई होती है? आप ये कह रहे हैं?
नहीं, एक्चुअली क्या होता है, एज ए फूड सेफ्टी ऑफिसर सपोज मैंने कोई सैंपल लिया है और उसकी जांच रिपोर्ट में वो अनसेफ पाया गया है, इंजूरियस टू हेल्थ पाया गया जी। है, तो मैं उसका चालान नियत समय में माननीय न्यायालय में पेश करूंगा। वहाँ ट्रायल चलेगी, न्यायालय में समझना चाह रहा हूं सर, क्या फूड सेफ्टी ट्रिब्यूनल है जिसमें सुनवाई होती है या सामान्य कोर्ट के अंदर सुनवाई होती है? नहीं, देखिए ट्रिब्यूनल में ऐसा होता है, ट्रिब्यूनल में तो कोई एडीएम कोर्ट से पेनल्टी होती है, उसके अगेंस्ट अपील कोई दुकानदार या खाद्य पदार्थ विक्रेता उसमें अपील कर सकता है, जो उसके खिलाफ जो जुर्माना हुआ है। ट्रिब्यूनल में अभी तक ये है। हाँ, जो फास्ट ट्रैक कोर्ट होने चाहिए फूड सेफ्टी में अंतर्गत, वो अभी उनका अभी गठन नहीं किया गया है। सर एक और सवाल आपसे, सवाल ये कि अगर आपने किसी का सैंपल लिया, किसी फूड का सैंपल लिया और वो मिलावट है उसमें, वो अनहेल्दी है, रिपोर्ट फाइल की गई, सबसे कम वक्त आज तक कितना लगा है उस व्यक्ति को सजा देने में, उस व्यक्ति को जुर्माना देने में, जुर्माना लगाने में सबसे कम वक्त कितना लगा है? देखिए अभी निश्चित रूप से तो मैं ये कह नहीं पाऊंगा, लेकिन जो छोटे जिले हैं जहां पर नंबर ऑफ केसेस कम है जी, वहां केस डिसाइड हो जाते हैं, लेकिन जहां नंबर ऑफ केसेस ज्यादा है वहां काफी समय लगता है। सर लेकिन मतलब तो इसका यही हो गया, जहां नंबर ऑफ केसेस ज्यादा है मतलब मिलावट वहां ज्यादा है, वहीं रोकने की जरूरत है। जहां केसी के दुक्के आ रहे हैं वह क्या रोकेंगे, वो तो वैसे ही उन दोनों को पकड़ने के बाद रुक जाता है। ठीक है, वापस मैं आपके पास आऊंगा। कैलाश चंद शर्मा जी, देखिए मानना पड़ेगा कि लालच खत्म नहीं होता है और जिसको लत लग जाती है उसको सजा देना जरूरी होता है। आपको लगता है कि कठोरतम सजा होनी चाहिए और सजा देकर नजीर पेश होनी चाहिए, ताकि किसी को डर लगे कि अगर वो ऐसा करता हुआ पकड़ा गया तो फिर फांसी हो सकती है, पूरा परिवार बर्बाद हो सकता है, उसका पूरा कारोबार बर्बाद हो सकता है। ये डर होना चाहिए सर? जी जरूर होना चाहिए। मेरे ख्याल से एक आम नागरिक होने के नाते मैं ये कहना चाहूँगा कि मिलावट करने वाला का कोई ईमान नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता। वो सेहत के प्रति खिलवाड़ करके कितना जघन्य अपराध कर रहे हैं वे स्वयं भी नहीं जानते। कभी उन पे खुद पे किसी तरह से ये गुजरे तो वो ये महसूस कर पाएंगे कि ये कितना बड़ा अपराध जाने अनजाने में या जानबूझ के कर रहे हैं। तो इसके लिए जितनी कठोरतम से कठोरतम सजा है प्रस्तावित है होनी चाहिए, और सजा का जो प्रक्रिया है न्यायिक प्रक्रिया उसमें भी बहुत सुधार होने की ज़रूरत है। जैसा कि अभी सुशील चोटवानी जी कह रहे थे कि फास्ट ट्रैक इनके न्यायालयों का इसमें गठन होना चाहिए, वो प्रक्रिया चल रही है, तो वो जितनी जल्दी होनी चाहिए, तेजी से होनी चाहिए, उनकी संख्या बढ़ाई जानी चाहिए और जितनी कठोरतम से कठोरतम सजा प्रस्तावित है वो की जानी चाहिए। इसके बारे में सर पहली नजर में ये नहीं होना चाहिए कि कम से कम 3 या 4 दिन के अंदर जो भी सैंपल लिया है उसकी जांच, और जांच में अगर वो अनहेल्दी है तो सबसे पहले दुकान सीज हो जाए, आदमी जाता रहे जेल, जब जाना दुकान सीज हो जाएगी, उसको पता चल जाएगी कि हाँ उसने एक बड़ी गलती की है, और कम से कम आम आदमी तक वो मिलावट वापस पहुंचेगी नहीं। दुकान भी हमेशा के लिए सीज हो जानी चाहिए, वो दुकान फिर उसको दोबारा खोलने की किसी भी सूरत में परमिशन नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा अपराध है जो सामान्य जनजीवन से नहीं बल्कि और भी कई तरह से समाज पे दुष्प्रभाव डालता है। कई पीढ़ी दर पीढ़ी भी हस्तांतरित हो जाता है कि कोई नागरिक है जो कोई मिलावटी पदार्थ का सेवन कर रहा है, वो आगे पीढ़ी में भी हस्तांतरित हो जाता है, तो कई पीढ़ियों तक ये चीज़ चल सकती है। तो इसलिए जितना इसकी कठोरतम सजा का प्रावधान होना चाहिए वो बहुत ज़रूरी है। न्यायिक प्रक्रिया में भी सुधार की आवश्यकता है, फास्ट ट्रैक अदालतों का भी इसके बारे में गठन होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, डॉक्टर गिरीश चौहान जी, फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूँगा। सर आपने बताया कि बीमारी इस दौरान ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी कि बीमार ज़्यादा होते हैं, अस्पताल पहुँचते हैं, क्या किसी की जान भी जा सकती है? एक्चुअली में जो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जो इसके इमीडिएट साइड इफ़ेक्ट हैं उनमें यूजुअली ऐसा अगर बहुत ही ज़्यादा कोई पॉइजनस एजेंट मिला दें तो बहुत ज़्यादा फूड पॉइजनिंग हो जाए तो जान जा सकती है। अदरवाइज़ ये धीरे धीरे ये धीमा जहर है, जो चीज़ें मिलाई जाती हैं वो बहुत धीमा जहर है। इसीलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ, या पहले भी मैंने बताया था कि जो मिलावट करने वाला है या जो जांच करने वाला है उनको ये बात समझनी चाहिए कि वो धीरे धीरे किसी आदमी को मार रहे हैं जी, और उनको ये भी सोचना चाहिए कि वो जो खुद वो खा रहे हैं हो सकता है उसमें भी कुछ हो, उनके बच्चे जो खा रहे हैं उसमें भी कुछ ऐसी चीज़ हो जी। तो मिलावट करने वालों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और जो इससे जांच से रिलेटेड आदमी हैं, जो लोग हैं, जैसा आपने धनतेरस वाली बात करी, उन लोगों को पूरी ईमानदारी से, चाहे वो पहला आदमी हो जो सैंपल लेता है, चाहे वो आदमी हो जो सैंपल की जाँच करता है, उन सबको
जिम्मेदारी निभानी चाहिए। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। कैलाश जी आपका भी शुक्रिया और सुशील जी आपका भी शुक्रिया। और जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। अगर आप कहीं पर सामान लेने जा रहे हैं तो आप उससे पूछिए कब बना है, उसकी एक्सपायरी क्या है, और वो आगे ना लिखा हो तो उसकी शिकायत कीजिए, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि आपके ही पेट में जाना है, वो आपको ही बीमार करेगा। जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। नमस्कार।